नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हुए सबसे बड़े खूनी संघर्ष रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ठीक 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन को ही नहीं, हमला करने वाले रूस को भी जान माल की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन को निशाना बनाने वाले रूस के पास युद्ध के लिए अपनी दलीलें रही हैं और यूक्रेन के पास अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका इस युद्ध से जुड़ी पूरी भू सामरिक राजनीति को ही पलट रहा है। युद्ध तुरंत खत्म करवाने की ट्रंप की जल्दबाजी देख यूरोप भी पूरी तरह चौकन्ना है। यूरोप को लगता है कि अमेरिका इस जल्दबाजी में रूस को कुछ ज्यादा ही रियायत न दे दे, जो ट्रंप और उनके मंत्रियों के बयानों से लग भी रहा है। इसी के मद्देनजर यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए आज कीव पहुंच गए। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के हर संभव विकल्प को तलाश रहे हैं। कीव में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने शांति के लिए सबसे पहले अदला बदली के तौर पर एक दूसरे के युद्धबंदियों को रिहा करने का विकल्प सुझाया। यूरोपीय देशों के साथ इस सम्मेलन में उन्होंने यूक्रेन की सेना की बहादुरी की तारीफ की। वैसे इससे एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि अगर उनके गद्दी से हटने से शांति का रास्ता साफ होता है और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने के मौके पर युद्ध के आसपास जो वैश्विक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले युद्ध और उससे बर्बादी की दास्तान। युद्ध के 3 साल पूरे होने के मौके पर भी रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 267 ड्रोन हमले किए और उसकी कई बुनियादी सुविधाओं को बर्बाद कर दिया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के नीप्रो, ओडेसा, कीव समेत कई इलाके रूस के ड्रोन हमलों के निशाने पर रहे। 3 लोग इन हमलों में मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान से हासिल ड्रोन से यूक्रेन के शहरों और गांवों को निशाना बनाने वाला रूस का ये सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि उसने 13 इलाकों में रूस के 138 ड्रोन्स को मार गिराया है और 119 ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक 3 साल के इस युद्ध में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को 120 अरब डॉलर से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान डोनेट्स्क, खार्किव, लुहांस्क, कीव, चेरनीव और खेरसों इलाकों में हुआ। यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, भवन और परिवहन व्यवस्था को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। शोध पत्रकारिता से जुड़े संस्था बेलिंगकैट के मुताबिक जनवरी 2025 तक यूक्रेन के 2000 से ज़्यादा नागरिक ढांचों पर रूस ने हमले किए। सबसे ज़्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों में हुआ। 927 से ज़्यादा रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 250 कारोबारी ठिकानों, 223 स्कूल और चाइल्ड केयर संस्थानों, 130 औद्योगिक ढांचों और 99 स्वास्थ्य केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा कई और ठिकाने निशाने बने। कुल मिलाकर यूक्रेन में कोई भी इलाका, कोई भी ठिकाना रूस के निशानों से नहीं बचा। यहाँ तक कि मानवीय ठिकाने, मानवाधिकार से जुड़े ठिकाने भी हमले का निशाना बने। युद्ध के 3 साल बाद स्थिति क्या है? वो ये है कि यूक्रेन का करीब 18% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है, जिसमें से 11% इलाका 2022 के बाद रूस के कब्जे में आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं यूक्रेन के अंदर लाल रंग वाला जो पूरा इलाका है ये रूस के कब्जे में है। ग्रे शेड, वाइट शेड वाला जो इलाका आप देख रहे हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी यूक्रेन का, इस बड़े इलाके पर रूस ने शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अब वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। अपने जांबाज सैनिकों और पश्चिमी देशों के हथियारों के बदौलत यूक्रेन ने ये जो सफ़ेद रंग से दिख रहा इलाका, इसे वापस हासिल कर लिया। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक उसका 18% इलाका अब भी रूस के कब्जे में है, जो आप लाल रंग से देख रहे हैं। इसके अलावा
क्राइमिया और डोनबास, ये जो पूरे इलाके हैं ये भी रूस के कब्जे में है। क्राइमिया जो है वो 2014 से रूस के कब्जे में है और डोनबास भी 2014 से कब्जे में है, जब रूस समर्थित अलगाववादियों ने वहाँ कब्जा किया। तो 18% इलाका रूस का, यूक्रेन का, वो रूस के कब्जे में है। और जो डोनबास इलाका हमने बोला, वहाँ रूसी बोलने वाले लोग बहुमत में हैं और वहाँ पहले से रूस को काफ़ी समर्थन मिलता रहा है। यूक्रेन का यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके के बहुत छोटे से हिस्से पर कब्जा किया है, वो एक यूक्रेन की कामयाबी इस पूरे युद्ध के दौरान रही है। करीब 3 साल से लगातार चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की दोनों ही देशों को हताहतों के तौर पर भयानक कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध में किस देश के कितने सैनिक हताहत हुए, इसे लेकर कई तरह के दावे और प्रतिदावे हैं, लेकिन दोनों ही देशों द्वारा इसकी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। करीब हफ्ता भर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के न्यूज़ चैनल NBC को बताया था कि युद्ध में अब तक यूक्रेन के 46,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और 3,80,000 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन France24.com ने यूक्रेन के एक युद्ध संवाददाता यूरी बुतुसेव के हवाले से बताया, बीते दिसंबर में सैनिक सूत्रों के हवाले से, कि यूक्रेन के करीब 70,000 सैनिक अभी तक मारे गए हैं और 35,000 लापता हैं। पश्चिमी देशों का मीडिया यूक्रेन के मारे गए सैनिकों की तादाद 50,000 से 1 लाख के बीच बताता रहा है। उधर रूस ने सितंबर 2022 के बाद से अपने मारे गए सैनिकों की तादाद की जानकारी नहीं दी है। सितंबर 2022 तक रूस ने अपने 6,000 सैनिकों के ही मारे जाने की जानकारी दी थी। हालांकि जानकार मानते हैं कि रूस ने असलियत से काफ़ी कम संख्या बताई है। रूस की वेबसाइट मीडिया जोना और BBC की रूसी सेवा के मुताबिक उन्होंने रूस के कम से कम 91,000 सैनिकों के नामों की पहचान की है जो युद्ध में मारे गए, और असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो दिसंबर में दावा किया था कि रूस के 1,98,000 सैनिक अब तक युद्ध में मारे गए हैं। ऊपर से रूस की ओर से लड़ने वाले उत्तर कोरिया के कई सैनिक भी अब तक मारे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या 1100 से ज़्यादा है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि करीब 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, आम जनता भी मारी जाती है। स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्च ग्रुप द उपसाला कॉन्फ्लिक्ट डेटा प्रोग्राम के मुताबिक युद्ध में मरने वाले लोगों की कुल तादाद 1,74,000 से 4,20,000 के बीच हो सकती है। कुल तादाद। यूक्रेन द्वारा आम जनहानि की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक यूक्रेन में 12,500 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और करीब 28,400 लोग घायल हुए हैं। जानकारों के मुताबिक 2022 में यूक्रेन के मारियोपोल इलाके में रूस के कब्जे के दौरान ही हजारों आम लोग मारे गए थे। खुद यूक्रेन के अधिकारियों ने मारे गए नागरिकों की संख्या 20,000 से 80,000 तक बताई थी, लेकिन यूक्रेन सरकार के मुताबिक आम नागरिकों की जो संख्या है मरने वालों की या घायलों की, वो तभी ठीक से पता चल पाएगी जब रूस के कब्जे वाले इलाकों में जाने का मौका मिलेगा। यूक्रेन को आशंका है कि इन इलाकों में आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक साथ दफनाया गया है। आपको बूचा नरसंहार की याद होगी। उधर रूस ने भी युद्ध में अपने नागरिकों के मारे जाने की संख्या नहीं बताई है। जानकारों के मुताबिक रूस के सीमावर्ती इलाके कुर्स्क में करीब 350 लोगों की यूक्रेन के हमले में मौत हुई। कुर्स्क का एक छोटा इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक वो रूस और यूक्रेन दोनों के ही करीब 50,000 लापता लोगों की फाइल पर काम कर रहा है। रेड क्रॉस के मुताबिक ये संख्या भी वास्तविक संख्या से काफ़ी कम ही होगी। उधर यूक्रेन सरकार ने फरवरी 2025 तक 63,000 नामों की लिस्ट तैयार की है। इस बीच रूस के रक्षा उपमंत्री ने बीते नवंबर में मॉस्को में एक सरकारी बैठक में कहा था कि रूस सरकार को युद्ध में लापता सैनिकों के परिवारों की ओर से DNA टेस्ट कराने की 48,000 मांगें आई हैं। कुल मिलाकर हताहतों की संख्याओं को लेकर के कुछ भी पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हताहतों की तादाद लाखों में है। इस युद्ध ने बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित भी किया है। यूक्रेन में करीब 1 करोड़ लोगों को युद्ध के कारण अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा है। शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के मुताबिक यूक्रेन के अंदर ही करीब 37 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और करीब 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण ली है। इनमें से अधिकतर यूरोपीय देश हैं, जैसे पोलैंड, जर्मनी वगैरह। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन के इस युद्ध ने एक बड़ी
कीमत वसूली है यूक्रेन से। इस युद्ध की गूंज बीते 3 साल से दुनिया के हर हिस्से में सुनाई दे रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने युद्ध खत्म करने की पहल की कोशिश की है, लेकिन इस दिशा में तेजी आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ। लेकिन ट्रंप इस मामले में जिस तरह की जल्दबाजी और एक तरफा रुख दिखा रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। सत्ता में आने से पहले ट्रंप कहते रहे थे कि वो एक दिन के अंदर ही युद्ध खत्म करा देंगे। सत्ता में आने के बाद वो एक दिन में युद्ध तो खत्म नहीं करा पाए, लेकिन अपने रुख से उन्होंने यूक्रेन को सतर्क कर दिया है, यूरोप को हैरान कर दिया है। बाइडेन की नीतियों को पलटते हुए ट्रंप ने यूक्रेन और उसके नेताओं को ही रूस के हमले के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत से खुद को बहुत जल्दी पीछे खींच लिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर यानी तानाशाह तक कह दिया। ट्रंप की टीम जो है वो ये भी कह चुकी है कि यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता की गुंजाइश नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वो यहाँ शांति हासिल करने के लिए है, हालांकि ये शांति यूक्रेन के लिए किस कीमत पर आएगी इसकी उन्हें परवाह नहीं दिख रही। सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नैरेटिव की तरफ झुका हुआ ज्यादा दिख रहा है। वो रूस के साथ अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से पलटते दिख रहे हैं। इसका उदाहरण है पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने से जुड़ी थी, लेकिन अमेरिका और रूस के संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने की ओर बढ़ गई। 3 साल बाद कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से बहाल करने का फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत की भूमिका तैयार की गई। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने बातचीत की तैयारियां जारी हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन की मौजूदगी के बिना क्या ट्रंप और पुतिन यूक्रेन की किस्मत का फैसला कर लेंगे? क्या इस प्रक्रिया में यूरोप को भी दरकिनार कर पाएंगे? ट्रंप का रुख लगातार सबको हैरान कर रहा है। अब ट्रंप ने यूक्रेन को अब तक अमेरिका की ओर से दी गई आर्थिक और सैनिक सहायता का मोल भी मांग लिया है। ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन में दी गई सहायता के बदले में यूक्रेन अपने खनिज भंडार में अमेरिका को हिस्सा दे। हालांकि यूक्रेन बदले में अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। पिछले ही हफ्ते जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप द्वारा $500 अरब की खनिज संपदा की मांग को ठुकरा चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इतनी सहायता न तो दी गई और न ही वो अपने देश को बेच सकते हैं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि इस मुद्दे पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक डील काफी करीब है। हालांकि ये साफ नहीं है कि यूक्रेन अमेरिका को कौन सी खनिज संपदा में हिस्सा देगा, कितना देगा और क्या बदले में भविष्य के लिए उसे कोई सुरक्षा गारंटी मिलेगी या नहीं। दरअसल यूक्रेन में कई ऐसे दुर्लभ तत्व और खनिज हैं जिनकी आज दुनिया को बड़ी जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 5% दुर्लभ खनिज यूक्रेन में है। इनमें से करीब 2 करोड़ टन ग्रेफाइट भी शामिल है। इसका इस्तेमाल कारों की बैटरी बनाने में किया जाता है। पूरे यूरोप का 1/3 लिथियम का भंडार यूक्रेन में है। रूस के हमले से पहले दुनिया का 7% टाइटेनियम उत्पादन यूक्रेन में हो रहा था। टाइटेनियम हवाई जहाज़ों से लेकर पावर स्टेशनों तक में काम आता है। हथियार, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अहम उपकरण जो है उनमें काम आने वाले 17 दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल्स का यूक्रेन में बड़ा भंडार है। इसके अलावा यूरेनियम, कोयले, गैस और तेल के भी यूक्रेन में बड़े भंडार हैं जिन पर दुनिया की निगाहें हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर कोई भी एक तरफा बातचीत दुनिया की भू राजनीति को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को गहरा प्रभावित करेगी। ट्रंप यूरोपीय देशों को भी संकेत दे चुके हैं कि अपनी सुरक्षा की तैयारी वो खुद करें। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जो युद्ध है उसके यूरोप के लिए बड़े मायने हैं। इसी के मद्देनजर युद्ध की 3री बरसी के मौके पर आज 12 से ज्यादा यूरोपीय देशों और कनाडा के नेता यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में जुटे। इन नेताओं में यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन भी मौजूद रहीं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यूरोप कीव में है क्योंकि यूक्रेन यूरोप में है। ये बचे रहने की लड़ाई है। सिर्फ यूक्रेन का भविष्य ही दांव पर नहीं है, यूरोप का भविष्य भी दांव पर लगा है। यही वजह है कि ये देश यूक्रेन को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं और उसे ज्यादा सैनिक सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे कुछ जानकार तो मानते हैं कि यूक्रेन में रूस की कामयाबी चीन का हौसला भी बढ़ा सकती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और उसे हासिल करने का सार्वजनिक ऐलान
कई बार कर चुका है। तो ये देखना है कि कहीं इससे चीन के दुस्साहस को भी हवा न मिले। इस बीच आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई है। बीजिंग के मुताबिक पुतिन ने ये फोन किया और शी जिनपिंग को रूस और अमेरिका के बीच हाल में रियाद में हुई बातचीत की जानकारी दी। चीन की ओर से इसके बाद दिए गए बयान में कहा गया कि पुतिन ने जिनपिंग को बताया कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की मूल वजहों को पूरी तरह से खत्म करने और एक लंबी और टिकाऊ शांति योजना के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए अगर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होती है तो वो कितनी ऐतिहासिक होगी? क्या दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हुए याल्टा सम्मेलन जैसी, जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ 3 बड़े नेताओं के बीच, और जब युद्ध के बाद की जो नई दुनिया है उस पर विचार किया गया? ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन की। तो क्या इतना अहम समझौता होगा पुतिन और ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने को लेकर? ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन पहले ये तो तय हो कि वो बातचीत होगी कब। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में अभी इतना ही। नमस्कार।